यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूसी हमलों में कीव, खार्किव, मारियोपोल और बूचा समेत शहर तबाह हो चुके हैं। युद्ध में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रूसी फौज जमीन पर यूक्रेन की सड़कों पर कत्लेआम मचा रही है तो आसमान से मिसाइलें बरसा रही है। मारियोपोल में रूसी फौज ने भारी नरसंहार किया है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी हमले में यहां 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन माता कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन भक्तगण देवी मां कात्यायनी के स्वरूप की उपासना कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनको रोग, संताप और अनेकों प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि माता के स्वरूप की पूजा करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। दिल्ली में आज उत्तराखंड के सांसदों से पीएम ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने चाय पर सांसदों से मुलाकात की। इस मुलाकात में दिल्ली और हरियाणा के भी बीजेपी सांसद मौजूद थे। ये मुलाकात केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की चर्चाओं को लेकर हुई। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन लीज पर दी गई। अयोध्या में एयरपोर्ट की जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपी गई। प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच लीज एग्रीमेंट हुआ। अयोध्या में 525 करोड़ की लागत में तैयार हो रहे एयरपोर्ट का काम इन दिनों काफी तेजी से चल रहा है। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 केडी पर सीआरपीएफ की 2 प्लाटून की तैनाती की गई है। माना जा रहा है कि गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद शासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। दरअसल डिप्टी सीएम अपने गृह जनपद के दौरे पर हैं, जहां जाते वक्त रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केशव मौर्य का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं आज यूपी और उत्तराखंड में भी कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होगा। यूपी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह ने इसकी जानकारी दी, तो वहीं उत्तराखंड में आज कांग्रेस महाधरना देने वाली है। महंगाई को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया, देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी की जबरदस्त मार और तनाव झेल रही जनता पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस आदि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण घुट-घुट कर जीने को मजबूर है। ये अति चिंताजनक है। केंद्र सरकार इस मामले को जरूर गंभीरता से ले। यूपी में योगी सरकार ने बढ़ती गर्मी के चलते कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदल दिया है। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए अब स्कूल खुले रहेंगे। यूपी में आज से अगले 3 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। एमएलसी चुनाव के चलते शराब की दुकानें बंद करने का फैसला लिया गया है। आज शाम 4 बजे से शराब की दुकानें बंद होंगी और 9 अप्रैल शाम 4 बजे tक बंद रहेंगी। वहीं 12 अप्रैल को मतगणना के दिन भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यूपी टीईटी 2021 का रिजल्ट कल जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी सरकारी वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने रिजल्ट जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित आंसर की आज घोषित होगी। रायबरेली के भोजीपुरा से सपा विधायक सहजिल इस्लाम के परसाखेड़ा स्थित सीएनजी पेट्रोल पंप पर बीडीए का बुलडोजर चल रहा है। पुलिस सहित बीडीए के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में भोजपुरा विधायक सहजिल इस्लाम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बयान दिया था। विधायक ने कहा था कि अगर बीजेपी की तरफ से आवाज आई तो हमारी तरफ से बंदूक से धुआं नहीं, गोलियां निकलेंगी।
बुलंदशहर में नगर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में शातिर बदमाश रिहान घायल हो गया। बदमाश रिहान और साथी सुहेल को गिरफ्तार कर लिया गया। बीते 6 अप्रैल को भी रिहान ने अपने साथी सुहेल के साथ नगर कोतवाली क्षेत्र में लूट की असफल वारदात को अंजाम दिया था। बदायूं के गांव कंजुआ के पास कुछ कार सवार दबंगों ने पेपर देकर आ रहे छात्रों को जमकर पीटा। जब छात्र ने विरोध किया तो उन्होंने कनपट्टी पर तमंचा रख दिया। बताया जा रहा है कि छात्र हाई स्कूल का पेपर देकर लौट रहा था। उसकी गांव में किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी। वहीं मारपीट के बाद छात्र को सड़क किनारे बेहोश छोड़कर दबंग फरार हो गए। बदायूं जिले में करीब 1.5 साल पहले हुई किसान की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज SC/ST कोर्ट महेंद्र सिंह ने सजा सुनाई। बदायूं जिले के बिलसी थाना क्षेत्र के गांव दीन नगर शेखपुर में करीब 1.5 साल पहले किसान नथू लाल की हत्या हुई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी पड़ोसी किशोर को फांसी की सजा सुनाई गई। अब बात फतेहपुर की, जहां धर्म परिवर्तन का दूसरा मामला सामने आया है। जहां गाजीपुर थाने के साखा गांव का है, जहां 18 साल की युवती को 31 मार्च को कॉलेज जाते समय मिर्जा साबिर नाम का युवक अपने साथ ले गया था, जहां पर एक मस्जिद में उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। धर्म परिवर्तन के बाद निकाह के लिए दबाव बनाया गया। बिजनौर में कार गैरेज में भयंकर आग लग गई। आग लगने से कई कारें जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से गैरेज में आग लगी थी, जिसके बाद 4 गाड़ियों में आग लग गई। ये पूरा मामला थाना कोतवाली देहात के बरूकी का है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गैराज में लगी इस भीषण आग से तकरीबन 20 लाख का नुकसान हुआ है। खबर प्रयागराज से है, जहां एसओजी यमुना पार और करछना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कंचना इलाके में फरार चल रहे शातिर अपराधी दीपक उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर लिया है, जो 25,000 का इनामी बदमाश है। कुछ देर तक चली मुठभेड़ में पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए शातिर अपराधी को धर दबोचा। पुलिस ने अपराधी के कब्जे से तमंचा कारतूस भी बरामद किया। गोरखपुर हमले को लेकर एटीएस की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। संभल में एटीएस के छापे पर पुलिस महकमा बेहद गोपनीयता बनाए हुए है। संभल पहुंचे मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर ने कहा कि सभी चीजें शेयर नहीं की जा सकती, समय आने पर बताया जाएगा। मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अवैध कब्जे, अवैध कॉलोनियों के साथ साथ सरकारी जमीनों पर दबंगों द्वारा किए गए कब्जों को लेकर सख्त बनी हुई है। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन सरकारी जमीनों पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर रहा है। सिद्धार्थनगर के विशुनपुर सैनी गांव के एक खेत में गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसमें 200 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। वहीं काफी देर बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। यूपी के मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर निजाम भारती को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचालन यात्रा में फूल बरसाना भारी मुसीबत बन गया। डॉक्टर निजाम को एक बार फिर धमकी दी गई है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम और क्षेत्र अधिकारी पहुंचे और डॉक्टर की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कराए। यूं तो खाकी पर लापरवाही के आरोप लगना एक आम बात सी हो गई है, लेकिन आज पुलिस की लापरवाही के सबब ने एक युवक की जान ले ली। युवक ने थाने के सामने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। अब बात फतेहपुर की, जहां धर्म परिवर्तन का दूसरा मामला सामने आया है, जहां गाजीपुर थाने के साखा गांव का है। 18 साल की युवती को 31 मार्च को कॉलेज जाते समय मिर्जा साबिर नाम का युवक अपने साथ ले गया था और उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह के लिए दबाव बनाया।
बलिया के बाद अब मुरादाबाद में सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है। बलिया में पेपर लीक के बाद अब मुरादाबाद जिले की ठाकुर द्वारा तहसील के कॉलेज में सामूहिक रूप से नकल कराए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ठाकुर द्वारा थाना इलाके में हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान पुलिस ने 4 महिला समेत 26 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 शिक्षक हैं। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी मसूरी और हरिद्वार जाएंगे। मसूरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता का आभार प्रकट करेंगे, वहीं मसूरी में ही अस्पताल को स्वास्थ्य उपकरण देंगे। जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी नियुक्त में गड़बड़ी में चले जांच की आंच अब अधिकारियों तक पहुंचनी शुरू हो गई है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने बीते रोज जिला सहकारी बैंक देहरादून में दस्तावेजों को खंगाला और अधिकारियों से पूछताछ भी की। घपले में 8 अफसरों पर भी कार्रवाई की गई, जबकि जिला सहकारी बैंकों के महाप्रबंधक को मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। राज्य के सहकारिता विभाग में नियुक्तियों पर पूरे तरीके से फिलहाल रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर अब राज्य की राजनीति भी गरमाने लगी है। जहां सरकार ने सहकारिता विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। शीशमबाड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लगी आग 51 घंटे बाद भी नहीं बुझ पाई है। धुएं की वजह से ग्रामीणों को घुटन हो रही है। चिंता की बात है कि दमकल विभाग ने भी आग बुझाने पर हाथ खड़े कर दिए हैं। दमकल विभाग की टीम लगातार आग बुझाने में लगी है, लेकिन प्लांट में मौजूद कूड़ा अब भी धू-धू कर जल रहा है। प्लांट से उठ रहा धुआं सेला कुई से लेकर आसपास के गांव में सुबह 9 बजे तक छाया रहा। अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए लोग तरह तरह के काम करने और अभियान चलाते नजर आते हैं। हरिद्वार के एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बता दें कि ये हर रोज अपनी कार लेकर सड़कों पर जमा कूड़ा कूड़ेदान में डालने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सफाई अभियान की इन्हें ऐसी लगन लगी है कि उन्होंने अपनी गाड़ी को कूड़ा वाहन में ही तब्दील कर दिया है। चारधाम की यात्रा एक बार फिर शुरू हो रही है। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की यात्रा 3 मई से शुरू होने जा रही है, तो वहीं 6 मई को केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं 8 मई को बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के लिए देश विदेश के लोगों के लिए खुल जाएंगे। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग भी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। खटिमा के झनकट स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में तमंचा और चाकू की नोक पर 2 बदमाशों ने पहले तो बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाया और उसके बाद 4,83,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। भागलपुर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी गाड़ी को धक्का मारते नजर आए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कचहरी चौक पर अचानक बंद हो गई, जिसके बाद फायरमैन और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ वहां के आसपास के दुकानदारों ने धक्का देकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में बुधवार से 16वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक सुत्त पाठ शुरू हुआ, जिसका आयोजन भव्य शोभा यात्रा के साथ किया गया। ये शोभा यात्रा रॉयल थाई मंदिर से महाबोधि मंदिर तक निकाली गई थी, जिसमें भारत, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया, बांग्लादेश, लाओस के करीब 400 बौद्ध भिक्षुओं ने हिस्सा लिया। बिहार विधान परिषद चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच नालंदा कॉलेज में जारी है। बिहार शरीफ के अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुराग ने बताया कि मतगणना के लिए कुल 14 टेबल
लगाए गए हैं, जिस पर दो मतगणना पर्यवेक्षक की देखरेख में मतगणना का काम हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी शख्स के मोबाइल लाने पर प्रतिबंध है। सुपौल में आर्थिक तंगी के कारण मानसिक स्थिति विचलित होकर एक मां अपने 2 बच्चों को जिंदा जला रही थी। हालांकि ग्रामीणों की मदद से बच्चे बाल बच गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला गरीबी से परेशान थी। दोनों बच्चों को फिलहाल त्रिवेणीगंज रेफर कर दिया गया है। पटना जंक्शन के बाहर ऑटो चालक संयुक्त संघ समिति के 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों का कहना है कि पटना शहर में डिजिटल ऑटो के परिचालन के लिए कम से कम 6 महीने का समय और दिया जाए। पटना में सीएनजी पंपों की संख्या कम है, उसे बढ़ाया जाए। साथ ही डिजिटल और पेट्रोल ऑटो को सीएनजी में परिवर्तित करने पर मिलने वाली सब्सिडी को चालू रखने की भी मांग की। बिहार के गया से पति पत्नी के विवाद के खौफनाक अंजाम की खबर है, जहां पति ने पत्नी को बेरहमी से तड़पा कर मारा। घटना गुरुआ थाना इलाके के नवा बचक गांव की है, जहां एक बेरहम पति ने लोहे की कील ठोककर अपनी पत्नी को मार डाला। आरोपी पति संजय चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। भागलपुर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी गाड़ी को धक्का मारते हुए नजर आए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कचहरी चौक पर अचानक बंद हो गई, जिसके बाद फायरमैन और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ वहां के आसपास के दुकानदारों ने धक्का देकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो ये तस्वीर अब वायरल हो रही है। सारण सीट पर 8 प्रत्याशियों की हार और जीत का फैसला होना है, जिसको लेकर आज सारण कमिश्नरी में पूरी तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा में मतगणना का काम जारी है। निर्वाची पदाधिकारी राजेश मीणा ने सभी जगहों का निरीक्षण किया। बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव में सिवान से आरजेडी उम्मीदवार विनोद जायसवाल की बड़ी जीत हुई है। प्रथम वरीयता के वोट में आरजेडी के विनोद जायसवाल को 1693, निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान को 1250 और बीजेपी के मनोज सिंह को 1093 वोट मिले हैं। हालांकि अभी तक जीत के ऐलान की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में बुधवार से 16वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक सूत पाठ शुरू हुआ, जिसका आयोजन भव्य शोभा यात्रा के साथ किया गया। ये शोभा यात्रा रॉयल थाई मंदिर से महाबोधि मंदिर तक निकाली गई, जिसमें भारत, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया, बांग्लादेश, लाओस के करीब 400 बौद्ध भिक्षुओं ने हिस्सा लिया। बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना सामने आई है। एक निजी कंपनी के गार्ड ने सहकर्मी को गोली मार दिया। गोली लगने से सहकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गुमला में रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक बेटी और पत्नी के पिता की हत्या कर दी गई। दोनों ने सुपारी देकर मुंतजीर अंसारी की मौत के घाट उतार दिया। बेटी शाहजहां परवीन और पत्नी मेहरून निशा ने संपत्ति के लालच में हत्या करवाई। बेटी और पति के हत्यारे को 1 लाख रुपए की सुपारी में सौदा तय किया था। गुमला में रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर एक शख्स ने अपनी बेटी और पत्नी की हत्या करवा दी। दोनों की सुपारी देकर मुंतजीर अंसारी को मौत के घाट उतार दिया।
देश की कोयला राजधानी धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार चरम पर है। इसको रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे। अवैध कोयले के कारोबार में बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी लगे हुए हैं। कोयला चोरी करने के लिए बच्चे अपनी जान तक की फिक्र नहीं करते। चलती मालगाड़ी में दौड़ लगाकर कोयला चोरी को अंजाम देते हैं। रामनवमी को लेकर दुमका के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था संधारण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने रामनवमी को लेकर आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना को लेकर सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसका अनुपालन करना जरूरी है। दिल्ली में मंटू कुमार को फार्मेसी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कहा कि फार्मेसी काउंसिलिंग की मीटिंग थी, उसमें मुझे 43 अवार्ड्स मिले हैं और मैं अध्यक्ष पद पर चुना गया हूं और हमें आगे फार्मेसी इंडिया के प्रोफेशनल एजुकेशन का काम करना है। हमें बहुत सारे काम करने हैं। वन नेशन वन कैडर स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग बहुत सारे बदलाव लाने वाली है। सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 446 पॉइंट की गिरावट के साथ 59,164.4 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 124.55 की गिरावट के साथ 17,684.10 पर है। एमसीएक्स पर सोने की कीमत बिना बदलाव के 51,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रही, जबकि चांदी के दाम में 0.22% की कमी आई है। इसके बाद चांदी का भाव टूटकर 66,050 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। देश में 22 मार्च के बाद से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 17 दिनों में पेट्रोल 10 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। हालांकि गुरुवार को सरकारी तेल कंपनियों ने कोई दाम नहीं बढ़ाया और लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमतों के इजाफे से राहत मिली है। दिल्ली में अभी पेट्रोल 105 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल 96 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। नीतू कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो शेयर किया है, जिसमें वो बेटे रणबीर कपूर के साथ बैठे दिखाई दे रही हैं। शादी के कुछ दिन पहले ही वायरल हो रही ये तस्वीर एक एड शूट की है, जिसमें मां बेटे के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। एसएस राजामौली की फिल्म RRR ने दुनिया भर में अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। रामचरण और जूनियर NTR की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1,000 करोड़ की कमाई की है। इसी बीच बुधवार को मुंबई में RR की सक्सेस पार्टी रखी गई। अभिषेक बच्चन की फिल्म 10वीं 7 अप्रैल को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है, लेकिन उससे पहले नेटफ्लिक्स ने अपने इंस्टाग्राम पर जूनियर बच्चन का एक वीडियो रिलीज किया है जो काफी चौंकाने वाला है। इस वीडियो में अभिषेक बुरी तरह भड़कते दिख रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने वीडियो शेयर करते हुए अभिषेक से माफी मांगी। बॉलीवुड के जंपिंग जैक यानी जितेंद्र अपना 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक्टर ने पर्दे पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान 15 अप्रैल के आसपास इमिग्रेशन के टॉपिक पर बनने वाली एक सामाजिक कॉमेडी फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पंजाब दिखाने के लिए एक भव्य सेट मुंबई में फिल्म सिटी में बनाया गया है और यहीं पर टीम की शूटिंग होगी। लगभग 40 दिनों के लिए शूट होगा।